अब अभी बेसिक्स एकदम हम देख रहे हैं, काउंटिंग प्रिंसिपल सीख रहे थे, ठीक है ना। अब जैसे ये कह रहा है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड वॉवेल आर रिटन इन ऑल पॉसिबल वेज एंड दे आर अरेंज एज इन डिक्शनरी, देन फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड वॉवेल। बात नहीं करो, ठीक है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो डिक्शनरी के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो अब सोचो, अगर वॉवेल तक हमें पहुंचना है तो हम वॉवेल तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, वो वर्ड से स्टार्ट लेंगे। पहले तो ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट यहाँ क्या दिख रहा है, ई एल ओ वी डब्ल्यू, है ना। तो हमने क्या पाया कि अगर हमें वॉवेल तक पहुंचना है तो वॉवेल से पहले ई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स होंगे। तो ई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स होंगे, तो अगर हम यहाँ ई डाल दें तो रिमेनिंग 4 प्लेसेस को कितने तरीके से भरा जा सकता है, 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर ये अपने पास हो गया 4 फैक्टोरियल। अगर हम नेक्स्ट करें एल से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स, तो वो भी तो वॉवेल से पहले ही आएंगे, तो इसको भी काउंट कर लें तो कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ऐसे ही ओ से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स है ना, ये भी कितना हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर ओ के बाद अब बारी आई वी की। तो जैसे ही फर्स्ट लेटर वॉवेल से टैली कर गया, है ना, तो अब हम ये दिमाग लगाते हैं कि जो वी ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होंगे वो भी तो वी ओ से स्टार्ट होने वर्ड से पहले ही लिखे जाएंगे, है ना। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कर दिया, ठीक है ना। फिर उसके बाद वी ई के बाद आते हैं वी एल, तो वी एल से स्टार्ट होने वाले भी 3 फैक्टोरियल से होंगे, ठीक है ना। वी एल के बाद बारी आई वी ओ की, तो देखो सेकंड भी टैली कर गया। तो अब थर्ड पे आते हैं कि वी ओ ई से जो स्टार्ट होने वाला जो भी वर्ड होगा वो वी ओ डब्ल्यू वाले से तो ऊपर ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये हो गया 2 फैक्टोरियल। फिर वी ओ ई के बाद हो गया वी ओ एल, ये भी 2 फैक्टोरियल। अब क्या हुआ, वी ओ डब्ल्यू थर्ड भी टैली कर गया। तो फिर हम आए ई, तो वो तो 4th भी टैली कर गया। तो अब तो कोई चॉइस ही नहीं है, तो यहाँ पर ये एल आ गया और हम वॉवेल तक पहुँच गए। तो अब यहाँ पर जो हम इसका सम करेंगे, टोटल सम जो करेंगे, तो वही तो अपने रैंक ऑफ वॉवेल हो जाएगा, क्योंकि हमने वॉवेल के पीछे के सारे गिन लिए। तो जब हम वॉवेल तक पहुँच रहे हैं तो जस्ट उसमें एक ऐड करना है। तो आप देखो यहाँ से 4 फैक्टोरियल कितना हो गया, 24 × 3 72, है ना। 72 और 6 6 12 और 4 20, है ना, 88, ठीक है ना, 89, ठीक है ना। तो इसका मतलब रैंक ऑफ वर्ड वॉवेल इज 89, ठीक है ना। इसका फील लो एकदम, इसका फील क्या हुआ, इसका मतलब सबसे पहला वर्ड आप क्या लिखोगे, ई एल ओ वी डब्ल्यू, ठीक है ना। सबसे आखिर वर्ड आप क्या लिखोगे, डब्ल्यू वी ओ एल ई, है ना। अगर मैं कहूं इससे जस्ट सेकंड वाला वर्ड तो क्या लिखोगे, ई एल ओ डब्ल्यू वी। तो ये होता होता कभी तो हम वॉवेल पर होंगे नहीं, तो यहां से यहां तक जब हम काउंटिंग कर रहे होंगे तो टोटल 89 वर्ड्स है, ठीक है ना। इस बात से लेना देना नहीं है कि मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है ना। तो अब एक बार ये क्वेश्चन कर लिया तो अब ऐसा कुछ भी होगा सॉल्व हो जाएगा। और आप अभी PYQ करोगे तो भरमार होगी ये डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस की, ठीक है ना। मतलब JEE मेन का ये फेवरेट पोर्शन है, ठीक है। इसमें मेरे कराने का कुछ था नहीं। अब देखो, एक बार को काउंटिंग प्रिंसिपल जब हम समझ गए, है ना, तो अब हम यहां से स्टार्ट लेते हैं कि NPR और NCR का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो कभी भी आपको NPR, इसको हम कई बार ये नोटेशन भी देते हैं PN, R, अगर ऐसा दोनों में से कुछ भी लिखा हो, एक तो हम यूज टू किसके होते हैं, फर्स्ट वाले के, है ना। तो सेकंड वाला लिखा भी है तो उसको फर्स्ट वाला लिख के फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ भी लिखा है तो इसका मतलब है परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन
आर एट अ टाइम व्हेन रिपीटिशन ऑफ थिंग्स इज नॉट अलाउड, है ना। तो परम्यूटेशन वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ, तो जिसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट। अब सोचो मतलब यहां क्या हुआ, मतलब यहां ये कहना चाह रहा है कि अपने पास A1 A2, अपने पास A1 A2 A3 अप टू AN, ऐसे n चीजें हैं, ठीक है ना, अलग अलग चीजें हैं, और इस तरीके के R प्लेसेस हैं, R प्लेसेस है ना, और हमें इनको यहां पे लाके अरेंज करना है, मतलब इनमें से कितने यूज होने वाले हैं, R चीजें, ठीक है ना। तो कोई रेस्ट्रिक्शन तो दिख नहीं रहा, तो अगर हम यहां पर वर्क प्रिंसिपल पे आए तो हम कहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं, किसी प्लेस की किसी पर कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो हमने यहां पर इसको भरने का क्या देखा, n तरीका, फिर उसके बाद वाले को, फिर उसके बाद वाले को n-2 तरीका। तो ऐसे ही जो rth प्लेस होगा उसको भरने का हो जाएगा n-r+1 तरीका, ठीक है ना। तो अपना काम कब पूरा होगा, जब सारा एक साथ कंप्लीट हो जाए। तो आप देखो यहां पर आपको इसके थ्रू फील हुआ कि देयरफॉर NPR, जिसको कि हम बोल रहे हैं परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन R एट अ टाइम। तो इसका मतलब यहां से ये क्या आ गया, n इंटू n-1 इंटू n-2, है ना, अप टू n-r+1, ठीक है ना। अब देखो ये कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट है, तो कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट है तो इसमें हम अपनी तरफ से फैक्टोरियल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। कैसे, तो n-r के जस्ट जो n-r+1 के जस्ट जो बाद वाला इंटीजर है, कौन सा है, तो अगर मैं एक n-r फैक्टोरियल यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको यहां से NPR की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, है ना। तो अब ये लॉन रखने की चीज हो गई, ऑब्वियस ही बात है, सबको लॉन होगा पहले से। इसमें ध्यान क्या रखना है, इसके डिफाइंड होने का कंडीशन क्या होगा, तो अपने पास R होना चाहिए 0 1 2 ऑनवर्ड्स, है ना। मतलब बेसिकली हम क्या कहेंगे, रुको ऐसे बोल देते हैं, ये ज्यादा अच्छा है बोलना, n और r बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है ना। n ग्रेटर देन 0, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसके साथ n ग्रेटर देन इक्वल टू r, तभी तो ये बात मीनिंगफुल हो पाएगी, ठीक है ना। तो इसने हमें एक रास्ता दे दिया। अब सोच के देखो, मैं बोलूं क्या कि अपने पास इस क्लास में अभी 40% बैठे हैं और मुझे इन 40% में से यहां 4% को एक क्यू में खड़ा करना है। तो इसका फील क्या रहा है कि हमने 40 जनों में से 4 जनों को यहां बुलाया और उनको यहां पर अरेंज करा रहे हैं। इसी चीज को तो परम्यूटेशन बोलते हैं। तो आप इस बात को क्या बोल रहे हो, 40p4, इसको क्या बोल रहे हो, 40p4, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, हाउ मेनी 4 लेटर्ड वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिरेकल। तो अपने को क्या फील हो रहा है कि ऐसे 4 प्लेसेस इनमें से फिल करना है ना। हाउ मेनी 4 लेटर्ड वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मिरेकल एट मोस्ट वंस, मतलब रिपीटिशन अलाउड, आइडियल कंडीशन है टू अप्लाई NPR। तो यहां पर हम सीधा सीधा आंसर क्या लिख सकते हैं, 7p4, एंड विच इज क्या, 7 फैक्टोरियल अपॉन, यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अगर वर्क वाले प्रिंसिपल से करें तो यही तो है, ठीक है ना। तो दिस इज NPR, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट हेडिंग है कॉम्बिनेशन, जिसको हम सिलेक्शन भी बोलते हैं। परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये नोटेशन है, इनफैक्ट यहां 3 नोटेशन है, NCR, CN, R, या फिर ऐसा। स्पेशली जेई ये वाला यूज करता है ना, बट हम सबसे ज्यादा यूज टू किसके हैं, फर्स्ट के। तो वैसा होगा भी तो भी हम इसको ऐसा ही लिख के और काम करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि NCR
जो है मीन्स नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। अब इस बात को समझो, मैंने अभी जस्ट एक एग्जांपल लिया था कि 40 लोगों में से मुझे 4 जनों को यहां बुला के एक क्यू में खड़ा करना है, ठीक है ना। तो दिस वाज अरेंजमेंट, है ना। अब यहां मैं कह रहा हूं नहीं, मुझे आप जो 40 पर्सन्स हो उनमें से 4 जनों की एक टीम बनानी है। तो जैसे ही मैंने बोला 4 जनों की एक टीम बनानी है, तो अब वो 4 लोग यहां के कैसे खड़े हो रहे हैं अब तो मैटर कर ही नहीं रहा। द ओनली थिंग मैटर्स कि कौन से 4 लोग आ रहे हैं। क्लियर? तो इसी बात को हम क्या करें, 40C4। और अगर क्यू बनवा देंगे तो हम उसको क्या करें, 40P4, है ना। तो अब आप ये सोच के देखो कि 40P4, बहुत ध्यान से समझना, 40P4 का इंटरमीडिएट प्रोसेस है 40C4। कितने लोग एक बार में बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि पहले आप अगर यहां क्यू बनवाना चाहे तो 4 को बुलाओगे तो सही। तो बेसिकली 40P4 इज एक्चुअली 40C4, मतलब 4 जनों को बुलाया, एंड मतलब इनटू उन 4 जनों को यहां रोटेट कर दिया। कितने तरीके से? तो आपको इजीली यहां से फील होगा कि ये जो 40P4 है इट इज एक्चुअली 40C4 इंटू क्यू एंड। 2 काम हुआ ना, एक काम हुआ 4 जनों को बुलाना, एंड फिर दूसरा काम हुआ उन्हीं 4 जनों को अरेंज करना, है ना। तो अगर आप मेरे इस एग्जाम्पल को समझे हो तो आप तुरंत यहां बोलोगे कि इसका मतलब हम NPR को कह सकते हैं NCR इंटू आर फैक्टर, है ना। तो देयरफॉर यहां से आप NCR को क्या कह पा रहे हो, NPR अपॉन आर फैक्टर, है ना। NCR को क्या कहोगे, NPR बाई आर फैक्टर। और अगर आप इसको खोलो तो ये क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। मतलब फाइनली अपने पास जो NCR आया इट इज क्या, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब जैसे ही हमने NCR को फील करने का प्रोसेस देखा तो इसका मतलब हमें फील हुआ कि फिर इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग में NPR अपने किसी काम का नहीं है। ज्यादा पावरफुल कौन हुआ, NCR, है ना, क्योंकि वो इंटरमीडिएट प्रोसेस है। तो उसके बाद कुछ भी रेस्ट्रिक्शन आएगा हम इसके थ्रू डील। अब जैसे मान लो मैं बोलता क्या कि नहीं, आप 40 में से 4 लोगों को मैं बुला रहा हूं और अगर उसमें कोई गर्ल है ना, तो उसको मैं हमेशा फर्स्ट वाली 2 रोज, मतलब फर्स्ट वाले 2 प्लेसेस में से ही कहीं रखूंगा। तो अब NPR तो खत्म हो गया, लेकिन NCR कह रहा है नहीं मैं हूं, है ना, जिस हिसाब से होगा गर्ल को चुनेंगे। हमारी बात समझ में? तो इसलिए NPR अपने किसी काम का नहीं है। बट आपको, अच्छा, क्वेश्चन सॉल्विंग में हमें NPR कभी नहीं सोचना, लेकिन आपको क्वेश्चंस में NPR दिखेगा। और पूरे टाइम आप स्टडी किसको कर रहे होगे, NCR को। पूरे बाइनोमियल में किसको स्टडी किया, तो वहां से NCR में एक्सपर्ट है, अभी और एक्सपर्ट होंगे, है ना। तो इसका मतलब जब तक क्वेश्चन सॉल्व करें तब तक तो NPR अपने किसी काम का नहीं, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन में ही NPR दिख गया तो ये ट्रस्ट रखना है कि वो या तो NPR को ओपन करने से हो जाएगा या NCR की जितनी बातें हम जानते हैं तुरंत हम उसको NCR में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? तो हम NPR को क्या लिख सकते हैं, NCR इंटू आर फैक्टोरियल। तो क्वेश्चन में NPR इन्वॉल्व हो रहा है तो 2 रास्ते से सॉल्व होगा, या तो कन्वर्ट इट इनटू NCR या फिर आप सीधा उसका फैक्टोरियल खोल दो। ये शुरू से ध्यान में रखना। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की जब बात करेंगे तो हमें NPR की जरूरत अब के बाद नहीं पड़ेगी, है ना। तो अब यहां पर देखो कुछ सिंपल चीजें विजुअलाइज करते हैं। सबसे पहले आपको फील हो जाएगा, जरा सोचो, मैं मान लो कहता हूं ये अभी फ्रंट 2 रोज में है 5 और 5 10 लोग हैं, है ना, और मैं इन 10 में से 4 जनों की कोई कमिटी बनाना चाह रहा हूं। तो मैं अगर 10 में से 4 को बुला रहा हूं तो 6 को छोड़ भी तो रहा हूं। 10 में से 4 को अगर बुला रहा हूं तो 6 को छोड़ रहा हूं।
मतलब जितने तरीके से मैं 4 को बुला रहा हूं उतने ही तरीके से तो 6 छूटेंगे, क्योंकि 4 यहाँ प्लेटफॉर्म पे होंगे तो 6 सामने बैठे होंगे, है ना। तो आपको यहां पर विजुलाइज होगा कि NCR और NC दोनों सेम हो। अच्छा, रही बात डिफाइन होने की, तो यहां भी वही बात है कि N और R बिलोंग टू इंटीजर, N ग्रेटर देन 0, R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और N ग्रेटर देन इक्वल टू R। अगर आपको याद हो तो हमने फंक्शन में भी ये डील किया था डोमेन करते वक्त, डोमेन रेंज, खैर बहुत पुरानी बात हो गई, ठीक है ना, फंक्शन। तो अब देखो यहाँ पे तो NCR NCN माइनस R दोनों बराबर। अब ये दोनों बराबर हो तो देखो एक मजेदार बात निकल के आई कि अगर कभी NCX इक्वल टू NCY है तो यहां से ये 2 बातें देगा। क्या देगा? या तो या फिर x और y का सम n हो जाए। यही तो 2 बातें होंगी कि अगर NCX NCY के बराबर है तो या तो XY के बराबर है या XY का जोड़ n के बराबर, ठीक है ना। अच्छा देखो कुछ सिंपल बातें, आप NC0 बोलो, आप NC0 बोलो या NCN बोलो, बात तो एक ही है और दोनों वैल्यूज कितने के बराबर होंगी? 1 के बराबर नहीं। आप NC1 बोलो या NCN-1 बोलो, दोनों वैल्यू n के बराबर, ठीक है ना। मिली ये दोनों लिखा। अब देखो जैसे ही NCR का फील आया, है ना, कि NCR का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो अब यहां पे हमने देखो ये समरी है अपने पास, जो वहां बोला वही यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कह रहा है इफ 14CR इक्वल टू 14C6 माइनस R देन फाइंड R। अब आप सोचो अगर ये क्लिक नहीं किया कि अरे ये तो लल्लू सी चीज है, तो आप NCR को खोलने लग गए, ये खोलने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे देखा यहां पर अपर सफिक्स सेम है तो आप सीधा क्या कह रहे हो? 2 बातें, या तो यहां से R इक्वल टू 6 माइनस R है या फिर R प्लस 6 माइनस R इक्वल टू 14 है। तो यहां से तो कुछ ना मिले, है ना। तो यहां से आपको क्या मिल गया? देयरफॉर R इक्वल टू 3। और मेक श्योर कि आप जो वैल्यू निकाल रहे हो फिर उसके लिए ये डिफाइंड हो। कितने लोग बात समझ पा रहे हैं? अनडिफाइंड होने का रिस्क हमेशा रहेगा, क्योंकि आपने तो जस्ट लोअर सफिक्स को इक्वेट कर दिया, है ना। तो कुछ भी यहाँ सोल्यूशन आता है तो उसको ये नहीं कह दोगे कि वो आंसर का पार्ट है, आपको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? कि ये वैल्यू वहां रखने पर चीजें अनडिफाइंड तो नहीं हो रही। अनडिफाइंड होने का मतलब वही कि n और r इंटीजर, n ग्रेटर देन 0, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n ग्रेटर देन इक्वल टू r, ठीक है ना। तो यहां पर अपने पास फाइनली आंसर हम क्या कह देंगे? r इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कह रहा है इफ 14CR इक्वल टू 14C6 प्लस R देन फाइंड R। तो यहां से 2 ही बातें हैं, या तो R इक्वल टू और R प्लस 6 प्लस R इक्वल टू 14। अब देखो यहां इससे कुछ ना मिला, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? R इक्वल टू 4। अब देख लेते 4 के लिए कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हम आंसर क्या बोलेंगे? R इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखो यहां से अब हम नेक्स्ट हाफ एन आवर का टारगेट है कि NCR को हम अप्लाई करते कैसे। और ध्यान रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहां से क्लैरिटी बनी तो किसी भी लेवल पे जाएंगे फंसेंगे नहीं, है ना। मतलब इसमें मैं पिछली क्लास में बोला था, इसमें आपको सबसे ज़रूरी होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं उसको समझना। तो सबसे पहले तो पुरानी जानकारी को ज़ीरो कर देना, नहीं तो वो कन्फ्यूज़न आएगा। पुरानी जानकारी एक बार को सब ज़ीरो, फ्रेश अभी सुनते हैं क्या कहा जा रहा है और कोशिश करते हैं कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो 100% ग्रास्प हो, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पे कह रहा है NCR का फील हमें क्या मिला कि n चीज़ें हैं, हमें उनमें से R चीज़ों को चुनना है, तो हमें NCR की याद आएगी, ठीक है ना। और यहाँ से एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में कि जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा तो अब एक पैटर्न फॉलो करेंगे कि पहले यूजिंग द पावर ऑफ NCR हम पहले हाथ में चीज़ें चुन के रख लेंगे,
फिर क्वेश्चन के हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे कि वो जो हाथ में चीजें हैं उनके साथ करना क्या है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को अडॉप्ट, देखो क्वेश्चन सॉल्व करना अपना पर्पस नहीं है, यहाँ उस प्रोसेस को अडॉप्ट करना पर्पस है। ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 4 पर्सन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 9 पर्सन्स। वेरी सिंपल, क्या हो गया, तो यहां पर हो गया 9C4, ठीक है ना। अब चलो यहां पे आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इस 9C4 को विजुलाइज करने के लिए। जैसे मान लो, सिंपल सा फील करने के लिए एग्जाम्पल है, मान लो आप अभी 40 स्टूडेंट्स बैठे हो क्लास में, है ना, और मैंने आपको कहा कि एक काम करते हैं, मेरे पास चॉकलेट्स है, ठीक है। तो एक्चुअली मेरा पर्पस क्या है कि भाई ठीक है, मैं तुम लोगों को चॉकलेट देना है, मैं नीचे बैठा हूँ, चॉकलेट नीचे रखा है ना। तो कह रहा हूँ भीड़ ना लगे, इसलिए 3-3 लोग आओ और मेरे से चॉकलेट ले जाओ, ठीक है। मुझे कहना ये था, है ना। अरे सुन, तो अब मैंने यहां पे आके बोला क्या, वो सुनो। मैंने कहा कि एक काम करो, नीचे आओ, चॉकलेट देता हूं मैं, है ना। और ध्यान रखना कि जो 3 लोग आए वही 3 लोग दोबारा मत आना, जो 3 लोग आए वही 3 लोग दोबारा मत आना, है ना। अब आप निकले समझदार, आपने इसका क्या मायने निकाला, है ना। तो अच्छा, सर ने तो क्या कहा कि जो 3 लोग आए हो वही 3 मत आना, जबकि सर का तो सिंपल कहना था कि 3-3 करके आ ले। तो आपने क्या दिमाग लगाया कि ठीक है एक काम करते हैं, एक बार ये तीनों, फिर एक बार ये तीनों, फिर एक बार ये तीनों, ठीक है ना। तो अब मैं अपनी बात में फंस गया, है ना। तो मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। तो अब ये बताओ कि मेरे पास कितने चॉकलेट्स की व्यवस्था होनी चाहिए मिनिमम, कि मेरी ये बात रह जाए। हाँ, अरे बेवकूफ, तुम लोगों ने प्लान ये किया कि ये 3, ये 3, ये 3 ऐसे आना शुरू कर दिए, है ना। अब मैंने धोखे से क्या बोल दिया कि भाई जो 3 आ रहा हो वही 3 मत आओ, तो तुमने कॉम्बिनेशन चेंज करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब एक बंदे को कई बार मिलेगा, है ना। तो मैं कितने चॉकलेट्स की व्यवस्था रखूं कि मेरी बात रह जाए, मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट, है ना। तो अपने को क्या फील आया कि अच्छा ठीक तो है, सुनो ठीक तो है, इसमें एक काम करते हैं 40C3 जितने भी सिलेक्शंस होंगे वो हमेशा डिफरेंट होंगे, है ना। तो 40C3 टोटल सिलेक्शंस हुए, और कोई भी 3 का कॉम्बिनेशन मेरे पास आएगा तो मुझे कितने चॉकलेट चाहिए होंगे, 3, है ना। तो फिर कितने चॉकलेट्स की व्यवस्था मुझे रखनी है मिनिमम, 40C3 × 3। कितना भारी पड़ा, कहाँ 40 चॉकलेट में काम चल जाता, है ना। और वैल्यू देखो कितनी हो गई, है ना। अब ये बताओ कि किसी एक पर्सन को, मान लो कार्तिक है, इसको टोटल चॉकलेट्स कितने मिले। अब ये सोच के बताओ, ये तो कई कॉम्बिनेशंस में आएगा। सोचो पहले, ऐसे नहीं बोलो, सोचो। मैंने क्या पूछा कि कार्तिक को कितने चॉकलेट्स मिलेंगे, 39C2। क्यों, क्योंकि आपने क्या सोचा कि हर वो कॉम्बिनेशन जिसका ये हिस्सा है उतनी बार ये मेरे पास आएगा और चॉकलेट लेके जाएगा, है ना। तो इसको कितने चॉकलेट मिले, 39C2। एक्चुअल कितने मिलने चाहिए थे, 1, तो मिले 39C2। अब ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है फील करने के लिए एनसीआर, ठीक है ना। कि वंस यू अप्लाई एनसीआर तो वहां जो चीजें होती है उनमें से कोई एक पर्टिकुलर थिंग के रेफरेंस में देखो तो वो कई सारे कॉम्बिनेशंस में इन्वॉल्व होगा, और इजीली इसमें पकड़ा जा सकता है कि वो कितने कॉम्बिनेशंस में इन्वॉल्व होगा। क्लैरिटी, अरे हाँ ना, कुछ तो समझोगे तो फील तो कराओगे ना कि समझ रहे हो। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 4 persons कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 9 persons सच दैट
ए इज ऑलवेज इन द टीम। अब सुनो, बोलना नहीं, अभी एकदम से अच्छे लेवल पे जाएगा। तो प्रोसेस सुनो, माइंड में हमेशा ये प्लेटफॉर्म रखना, ठीक है ना, और अज्यूम कर लो हाँ ठीक है 9 लोग हैं, है ना। अब यहां क्या कह रहा है कि ए इज ऑलवेज इन द टीम, तो तुरंत ए उठ के आके खड़ा है। तो सामने अभी कितने लोग थे? 9, है ना, और बुलाना कितना था? 4। घर पे ये प्रैक्टिकली फील करना है, इसमें एकदम अच्छे लेवल पे भी जाएगा, ठीक है ना। सामने 9 लोग हैं, बुलाना है 4 को, और क्या कहा जा रहा है कि भाई ए तो टीम का हिस्सा होना चाहिए। तो ए उठ के आ चुका है। एक काम, अब ये काम करने का तरीका कितना? एक ही तो होगा। एंड अब क्या सोच रहे हैं कि वहां लोग कितने बचे और कितने और बुलाने हैं? व्हाट इज द आंसर? 8C3। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया 8C3। बेसिकली जो 4 का कॉम्बिनेशन लेना है उसमें ए ऑलरेडी है, तो हमें 3 और बुलाने हैं, और बचे हुए लोग कितने? 8। नेक्स्ट क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 4 persons कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 9 persons सच दैट ए रिफ्यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ द टीम। अब जैसे ही ए रिफ्यूज टू बी द पार्ट ऑफ द टीम बोला तो ए को उधर भगा दिया, चल निकल, है ना। अब यहां लोग कितने बचे? अब बुलाने कितने? 4। व्हाट इज द आंसर? 8C4, है ना। क्योंकि यहां सिनेरियो क्या है, अपने पास जो 4 जनों की टीम बनानी है उसके लिए ए ऑप्शन नहीं, है ना। 8C4 से अपना ये आंसर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 4 persons कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 9 persons सच दैट A is always in the team and B refused to be the part of the team। तो अब यहां देखो 9 लोग हैं, A उठ के यहां आ चुका है, B उठ के साइड खड़ा है, तो बचे सामने कितने? 7, है ना। और बुलाने और कितने लोग हैं? 3। क्या हो गया आंसर? बेसिकली हुआ क्या कि अपना A तो अपने सिलेक्शन में शामिल है और B कह रहा है कि मैं तो नहीं आ रहा, है ना। समझ रहे हो? फिर कह रहा है, देखो ये इससे हमें पता चला कि कैसे चीजों को ऑलवेज इंक्लूड करते हैं, कैसे चीजों को ऑलवेज एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है ना। बहुत बेसिक आइडिया। अब देखो अभी ये जो मैं अभी एग्जांपल ले रहा था चॉकलेट वाला, वही है। कह रहा है अ ग्रैंडफादर विद 7 grandchildren takes them to a zoo taken 3 at a time without taking the same 3 children together more than once। तो अब अगर यहां कहा जा रहा है कि फाइंड हाउ मेनी टाइम्स ग्रैंडफादर गोज टू द जू, ठीक है ना, तो ये हो गया 7C3, जितने 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा। और सेकंड कह रहा है फाइंड हाउ मेनी टाइम्स ईच चाइल्ड गोज टू द जू। तो ईच चाइल्ड गोज टू द जू, तो हम उसमें कोई एक पर्टिकुलर चाइल्ड को ऑलवेज कॉम्बिनेशन का हिस्सा मान लेंगे, है ना। तो हमें बुलाने कितने थे? 3। ऑलरेडी एक आगे बैठा हुआ है, सामने कितने हैं? 6, और कितने बुलाने हैं? 2। अपना आंसर इसका हो गया 6C2, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन ने हमें एक और बेसिक फील दिया एनसीआर का, ठीक है ना। अब चलो, अब यहां से हम उस वाले पैटर्न पे आ रहे हैं कि जो काम करने कह रहा है उसके लिए पहले पावर ऑफ एनसीआर यूज करके चीजों को चुनेंगे, हाथ में रखेंगे, फिर सोचेंगे उनके साथ करना क्या है, ठीक है ना। तो कह रहा है इन अ पार्टी ऑफ 100 persons ईच वन इज शेकिंग हैंड विथ ईच वन। तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ हैंड शेक्स दैट टुक प्लेस, ठीक है ना। तो अब हमें बात नहीं, अरे ध्यान दो, हमें हैंड शेक के लिए कितने लोगों की जरूरत है? 2। अच्छा, एक और चीज, मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी एक बात बोली थी, कीप थिंग्स सिंपल, है ना। मतलब ओवर थिंकिंग से हमेशा बचना है। अब ओवर थिंकिंग क्या होती है कि हम नेचर ऑफ हैंडशेक ढूंढ रहे हैं, है ना, कि एक बार बायां हाथ दायां हाथ मिलेगा, दायां हाथ बायां हाथ मिलेगा, है ना। ऐसा तो कुछ क्लियर ही नहीं किया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो दिस इज, अरे बहुत सिंपल बात है लेकिन आगे जाके बहुत फायदा करेगा, ठीक है ना, कि आपको ऐसी चीजें ओवरथिंक नहीं करनी, है ना। हैंडशेक मीन्स कि 2 नॉर्मल लोग मिल रहे हैं, है ना, तो कैसे हाथ मिलाएंगे? एक ही तरीके से तो मिलाएंगे, ठीक है ना। तो आपने क्या पाया कि आपको हैंडशेक के लिए कितने जनों की जरूरत है?
2। तो आपने सबसे पहले यूजिंग द पावर ऑफ एनसीआर 2 लोग चुन लिए, और अब आप देख रहे हो कि इनसे कितने हैंडशेक्स होंगे, तो इनटू 1। हाँ, क्वेश्चन अपनी तरफ से फिर बदलाव कर सकता है कि देखो यहां हैंडशेक इस तरीके से होगा, तो जब क्वेश्चन कर रहा है फिर तो सोचना है, लेकिन क्वेश्चन अगर नहीं कर रहा तो हम अपनी तरफ से ओवरथिंक कभी नहीं करें, ठीक है ना। अब जैसे यहां पे कह रहा है, मान लो कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन हैविंग n नंबर ऑफ साइड्स। तो हमने क्या पाया कि जो, अरे बातें बस सुनते रहो, ठीक है ना। देखो हमने क्या पाया कि किसी पॉलीगॉन में n वर्टिसेस है ना, और डायगोनल को बनाने के लिए हमें 2 वर्टिसेस की जरूरत है जो रेड से बने हुए हैं, है ना। तो हमने क्या पाया कि पहले यूजिंग पावर ऑफ एनसीआर 2 चुन तो लो सही। तो हमने क्या किया, NC2 से 2 वर्टिसेस चुन लिए, लेकिन अब इसके साथ फिर हम देखते हैं कि वो 2 वर्टिसेस को चुनने से क्या हो रहा है। तो जरा देखो, 2 वर्टिसेस को चुनने से अगर वो दोनों एडजेसेंट है तो साइड मिल रहा है, और एडजेसेंट नहीं है तो डायगोनल मिल रहा है ना। तो मतलब अपने इस सिलेक्शन में साइड्स भी शामिल है, डायगोनल्स भी शामिल है, और हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो हमें यहाँ नंबर ऑफ साइड्स तो पता है, तो जैसे ही मैं NC2 में n घटा रहा हूँ तो अपना नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गया, ठीक है ना। तो इसको तो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, तो इसको तो आप माइंड में आपके बाद ध्यान रखना कि n वर्टिसेस के पॉलीगॉन है तो उसके नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला हो गया NC2 - n। चाहो तो आप इसको खोल के और तैयार भी कर सकते हो, n × n - 1/2 - n, तो क्या हो गया, n × n - 3/2। n कॉमन लोगे तो n - 1 - 2 कितना हो गया, n × n - 3/2, ठीक है। हाँ कौन, हाँ पॉइंट्स, कितना बढ़िया एकदम सोच रहा है, वाह कैसे कर लेते हो ये सब, है मतलब क्या तुम यार, एक पॉलीगॉन जिसमें फोकस देखो, फिर नेक्स्ट कह रहा है कंसिडर 6 पैरेलल लाइंस विच आर कट बाय अनदर सेट ऑफ 5 पैरेलल लाइंस, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स फॉर्म, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि यहां कोई भी पैरेललोग्राम जो हम बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हम ये वाला पैरेललोग्राम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, मान लो हम ये वाला पैरेललोग्राम बनाना चाह रहे हैं, तो हमने क्या पाया कि इसको बनाने के लिए हमें दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, तो एक सेट ऑफ पैरेलल लाइन से किन्हीं 2 लाइंस को चुनने की जरूरत पड़ेगी, और दूसरे सेट ऑफ पैरेलल लाइन से 2 और लाइंस को चुनने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा जब हम कर लेंगे तो देखो अपने पास एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है 5, दूसरा सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है 6, तो 5C2 एंड 6C2। और जब हाथ में चीजें आ गई तो अब हम सोचते हैं कि ऐसा चुनने से हमें टोटल पैरेललोग्राम्स कितने मिल रहे हैं, तो 1 मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, 5C2 × 6C2 × 1, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवेल्स आउट ऑफ गिवन 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एंड 4 डिफरेंट वॉवेल्स, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवेल्स, है ना, आउट ऑफ गिवन 10 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एंड 4 डिफरेंट वॉवेल्स, है ना। तो आप देखो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि पहले तो 10 में से 3 कॉन्सोनेंट चुन लो एंड 4 में से 2 वॉवेल्स चुन लो, एंड अब इनको अरेंज करना, है ना। तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टर। अब यहीं पे इसका एक पार्ट भी है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द आंसर इफ ईच वर्ड बिगिंस विथ अ वॉवेल। तो देखो इसमें फर्स्ट वाला पार्ट तो कॉमन हुआ कि जो हमने चुना है
है ना। और अब देखते हैं कि क्या कह रहा है कि व्हाट इज द आंसर इफ ईच वर्ड बिगिंस विद अ वॉवेल। तो हमने वॉवेल कितने चुने? 2। तो आप सोचो यहां पर 2 रास्ते, ठीक है ना। और अब बच्चे 4 कहीं भी रहे, तो आप इसको क्या बोलोगे? इनटू 2 इंटू 4। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कि हमने पहले यूजिंग पावर ऑफ एनसीआर हाथ में चीजें रखी, फिर उसके साथ देख रहे हैं कि करना क्या है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, हाँ बोलो। हाँ कौन सा फर्स्ट पार्ट इसका? मैंने ये जो नीचे ये वाला लिखा है, देखो देखो तुमने क्या करा, ये अप्लाई करके तुम्हारे हाथ में क्या क्या चीजें दिख रहे हैं? 3 तो कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल। अब उनको तुम्हें इन 5 प्लेसेस पे रखना है, और रेस्ट्रिक्शन क्या है कि हर वर्ड वॉवेल से स्टार्ट लेना चाहिए। तो तुम्हें इस प्लेस पर प्रायोरिटी नहीं दिखी? अरे बाबा, प्रायोरिटी है ना इस प्लेस की। तो जब इस प्लेस की प्रायोरिटी है तो जिसकी प्रायोरिटी होती है उसको पहले भरते हैं। तो तुम्हें इस प्लेस पर कितने ऑप्शन दिख रहे हैं? जो हाथ में तुम्हारे 2 वॉवेल्स है, नहीं तो 2 रास्ते ही तो खोलोगे ना वहां, ठीक है। और एक बार जब ये कर दिया तो अब किसी प्लेस की किसी पर कोई प्रायोरिटी नहीं है, तो तुम्हारे हाथ में चीजें कितनी बची? 4 प्लेसेस कितने बचे? 4। 4 फैक्टोरियल से रोटेट हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड ग्रेविटी कैन बी अरेंज्ड इफ वॉवेल्स ऑक्यूपाई ऑड पोजीशन। ठीक है, तो जरा देखो तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 ऑड पोजीशन का मतलब समझो। मान लो ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। तो ऑड प्लेसेस का मतलब कौन कौन सा हो गया? दिस, दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। और वॉवेल्स क्या क्या है यहां पर जरा देखना, ए और आई और जी आर वी टी वाई। अब सुनो मेरी बात, कोई पहले थॉट मत रखना, बस जो मैं कह रहा हूं उसको समझते जाओ। नहीं समझ रहे तुरंत पूछो, जैसे उसने पूछा वैसे पूछिए, अपने तक डाउट मत रोकिएगा। देखो क्या कह रहा है कि कितने तरीके से हम इन लेटर्स को आपस में अरेंज कर सकते हैं सच दैट वॉवेल्स हमेशा ऑड पोजीशन पर रहे। तो अब देखो यहां पर क्या है, ये जो ए और आई है उनके लिए वहां आपको प्लेसेस कितनी दिख रही है? 4 है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ। बोलो है ना कि ए और आई जब जाएंगे तो उन्हीं 4 पर जाएंगे। तो आपको यहां पता है क्या फील आएगा कि इन 4 में से कौन से 2 प्लेस पर है ना। तो जैसे ही फील आया कि भाई ए और आई को बिठाना है तो पता करना पड़ेगा ना कौन से 2 पर, तो तुरंत पावर ऑफ एनसीआर यूज करने का मन है ना। क्या तुरंत यहां क्या बोलेंगे? 4C2। अरे 4C2 से हम क्या चुन लिए? 2 प्लेसेस ऑड पोजीशन, 2 प्लेसेस ऑफ ऑड पोजीशन, 2 प्लेसेस ऑफ ऑड पोजीशन, ठीक है ना। अब बताओ जो 2 प्लेसेस हमने चुने उनमें इनको ए और आई को बिठाने के तरीके कितने हो जाएंगे? 2 फैक्टोरियल। तो हमने इनटू 2 फैक्टोरियल से किसको बिठा दिया? ए और आई को। अब सिनेरियो क्या है कि 7 जगह में से कोई 2 जगह ए और आई जाके बैठ चुके हैं, अब किसी के कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो प्लेसेस कितने बचे? 5। चीजें कितनी बची? 5। तो क्या होगा? 5 फैक्टोरियल से ये कौन आके बैठ गए? जी आर वी टी वाई, ठीक है। अब जैसे मान लो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली कैन बी अरेंज्ड सच दैट ई ऑलवेज अपीयर्स बिफोर आई। अब सुनो, नहीं सुनो, अरे आंसर बोलो ही मत तुम लोग, मेरे जो मैं बोल रहा हूं उसको अडॉप्ट करो। अब देखो यहां पर आपको क्या करना है, अब यहां से फिर एक नई बात बोल रहा हूं कि जब भी चीजों को अरेंज करते वक्त आपको दिख रहा है कि उनमें से कुछ चीजें जो है वो लफड़ा कर रही है, मतलब परेशान कर रही है,
कुछ कुछ उनके रेस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे एक और बात, जो परेशान कर रहा है उसको निपटाओ, है ना। तो यहाँ कौन परेशान कर रहा है? ई और आई। तो स्ट्रेटजी क्या होगी? पहले ई और आई को निपटा दो, पहले ई और आई को निपटा दो, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर देखो, प्लेसेस कितनी है? 3 2 5, और आपको ई और आई को पहले निपटाना है। तो ई और आई को पहले निपटाना है, तो अब आप देखो यहां पर सबसे पहला काम क्या करोगे? 5C2 से कितने प्लेसेस चुन लिए? 2 प्लेसेस, ठीक है। अब जिन 2 प्लेसेस को आपने चुना, कोई तो 2 होंगे। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल वो ये और ये है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो जिन 2 प्लेसेस को चुना आपने, उनमें ई और आई को आप कितने तरीके से रख पाओगे? एक तरीके, कायदे से तो 2 फैक्टोरियल, लेकिन यहां रेस्ट्रिक्शन है। क्या कह रहा है कि ई ऑलवेज अपीयर्स बिफोर आई, ई ऑलवेज अपीयर्स बिफोर आई, ठीक है ना। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा? 5C2 इंटू 1, 5C2 इंटू 1, समझ रहे हो, ठीक है ना। ये 1 से कौन बैठा? ई और आई। इसको बोलते हैं कि जो लफड़ा कर रहा है उसको निपटा, पहले निपटा। अब क्या है? कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 5 प्लेसेस थे जिनमें 2 भर चुकी है। अरे कहां देख रहे? जिनमें 2 भर चुकी है, बची कितनी है? चीजें कितनी बची है? किसी पर कोई प्रायोरिटी नहीं है। क्या हुआ? इनटू 3। अब ये 3 फैक्टोरियल क्या डिनोट कर रहा है? डी, एल और एच का बैठना। अब सुनो मेरी बात, यहां रेस्ट्रिक्शन बदलता जाएगा, है ना। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है तो कितना भी रेस्ट्रिक्शन बदले, चीज यही होगी हर बार। अब जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा होगा कि कितने तरीके से हम दिल्ली के लेटर्स को अरेंज करा सकते हैं सच दैट कभी एच जो है वो एल और आई के बीच में कहीं ना आए, कभी एच जो है वो एल और आई के बीच में कभी ना आए। अब मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व करने आए, जस्ट एक रैंडम एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है ना। तो लफड़ा कितने लोग कर रहे हैं? 3, लफड़ा 3 कर रहे हैं, है ना। तुरंत आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है? पहले 5 में से 3 चुन लो, कौन? प्लेसेस, है ना। और अब उनको निपटाओ। तो निपटाओगे तो यहां निपटाने के तरीके क्या दिख रहे हैं जरा सोचो। तो अगर मैं कह रहा हूं कि एच ई एल और आई के बीच में कहीं ना आए, तो मतलब किनारे पे आएगा, है ना। तो 2 ही बातें तो हो सकती है, या तो जो 3 प्लेसेस आपने चुने हैं उनके सबसे लेफ्ट किनारे पे एल आएगा, सॉरी एच आएगा। नहीं समझ रहे? इतना परेशान क्यों दिख रहा है? 3 प्लेसेस चुनोगे। क्वेश्चन क्या है कि कितने तरीके से हम वर्ड्स बना सकते हैं अरेंज करके लेटर्स को, कि कभी किसी भी वर्ड में एच एल और आई के बीच में ना आए। तो हमने 5C3 से 3 प्लेसेस चुने, और फिर हमने क्या पाया कि अगर इन 3 पे किसको बिठाना है? एल, एच और आई को। तो हमने क्या पाया कि एच को बीच में तो रख नहीं पाएंगे, कहां रहेगा? या तो लेफ्ट एक्सट्रीम पे, या हमेशा कोई 3 तो मार्क होंगे ही ना। अब मान लो वो 3 मार्क हुए, ये और ये नहीं, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। या तो आप एच को यहां डाल रहे होगे और फिर एल और आई इधर, या फिर एच को यहां डाल रहे होगे, एल और आई इधर। बोलो ना, ठीक है ना। तो अब आप सोचो क्या होगा। तो 5C3 से आपने 3 प्लेसेस चुने, और एल, एच और आई को उन 3 प्लेसेस पे बिठाने के 4 तरीके आते हैं। कैसे? एल लेफ्ट एक्सट्रीम पे तो उधर 2 फैक्टोरियल से रोटेट होंगे, एल राइट एक्सट्रीम पर तो इधर 2 फैक्टोरियल से रोटेट होंगे। तो टोटल तरीके कितने हो गए? 4। तो बेसिकली क्या हुआ? 5C2 इंटू 4, सॉरी 5C3 इंटू 4। और अब क्या सीन है? 2 बचे हुए, 2 प्लेस है, 2 फैक्टोरियल। तो कितना भी उलझा देगा, अगर आप लैंग्वेज इंटरप्रेट कर लिए सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। वो तो धीरे धीरे देखेंगे, लेवल अप होता जाएगा, ठीक है ना। जैसे अब यहां कह रहा है, देखो हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड सिनेमा कैन बी अरेंज्ड। अब इसमें पहला है विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवेल। पहले इसको समझते हैं
कि विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वॉवेल का मतलब क्या होगा, है ना। तो ऑर्डर ऑफ वॉवेल का मतलब होता है कि इस वर्ड में वॉवेल जिस मैनर में लिखा है, किस मैनर में लिखा है कि पहले आई है, फिर ई है, फिर ए है। तो हर वर्ड में वॉवेल्स इसी पैटर्न पे होने चाहिए। कौन से पैटर्न पे? आई, ई और ए। तो अब फिर यहां पे हमें क्या दिखा? प्लेसेस कितने? 6, है ना। और लफड़ा करने वाले लोग 3, है ना। तो मैं जब फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं 6C3 से 3 प्लेसेस चुन लूंगा, है ना। एंड मतलब इनटू, अब हम उनको बिठाएंगे। तो जो भी 3 प्लेस आप चुनोगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो वो 3 प्लेस आपने चुना ये और ये, कोई तो 3 होंगे, है ना। तो हुआ क्या, उसमें सबसे आगे तो आपको रखना पड़ेगा आई को, फिर रखना पड़ेगा ए को। हर वर्ड में यही होगा। तो इसका मतलब ये आई, ई और ए को वहां बिठाने का तरीका तो एक ही हो, है ना। आई, ई और ए। एंड अब क्या सीन है? प्लेसेस 3, चीजें 3, किसी की किसी पर कोई प्रायोरिटी नहीं है। तो क्या हो गया? 3 पे। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन यहां क्या कह रहा है कि कितने तरीके से हम सिनेमा के लेटर्स को अरेंज करके वर्ड्स बना सकते हैं सच दैट रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स नहीं बदले। अरे कहां देख रहा है? इधर देखना, देखो। अब ये रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का सीन क्या हुआ? तो जरा देखो, इसका मतलब हुआ कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल। तो ये जो एक्चुअल वर्ड है उसमें हमें इन विथ रेफरेंस टू कॉन्सोनेंट एंड वॉवेल पैटर्न क्या फील हो रहा है कि यहां कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर वॉवेल है। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिनमें पैटर्न यही बना रहे, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, है ना। तो अब देखो यहां पर ये वर्क प्रिंसिपल लगाते हैं। यहां पे हम क्या बोलेंगे कि इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट्स आपस में रोटेट होंगे, क्योंकि इनका पोजीशन तो चेंज करना नहीं है, तो ये तो आपस में रोटेट होंगे, और ये वॉवेल्स आपस में रोटेट होंगे। तो अब आप सोचो, कॉन्सोनेंट्स के आपस में रोटेट होने का तरीका हो जाएगा एंड वॉवेल्स के आपस में रोटेट होने का तरीका हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। फिर देखो, अब सुनना, यहां से इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखने जा रहे हैं, है ना। केयरफुल। कह रहा है देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, है ना। मतलब टोटल लोग हो गए 9। एक सेकंड, हाँ देखो टोटल पर्सन्स कितने हो गए? 9। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फोकस रहना एकदम, और कोई पैरेलल थॉट मत रखना। इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 3 persons कैन बी फॉर्म्ड? इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 3 persons कैन बी फॉर्म्ड? तो ये तो बहुत ही लल्लू सवाल हुआ। यहां पर क्या हो गया? 9C3, ठीक है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 3 persons कैन बी फॉर्म्ड सच दैट देयर इज एटलीस्ट 1 गर्ल इन ईच कमिटी। अब सुनो, बोलना नहीं, सुनो। मतलब हमें जो 3 जनों की कमिटी चाहिए उसमें कम से कम 1 गर्ल तो हो, ठीक है ना। तो अब इसमें हमने एक रास्ता निकाला। अब मान लो यहां पर सामने 4 गर्ल्स और 5 बॉयज हैं, और यहां प्लेटफॉर्म पे मुझे कितने लोगों को बुलाना है? 3, है ना। तो मैंने क्या करा, जो 4 गर्ल्स थी उनमें से किसी एक गर्ल को बुला लिया, है ना। एनसीआर अप्लाई करके कितने तरीके से बुला लिया? 4C1, ठीक है। अब यहां पर देखो प्लेटफॉर्म पे 1 गर्ल खड़ी है और सामने कितनी गर्ल्स बची? 3,
और बॉयज तो पहले से कितने हैं? 5। तो सामने मुझे लोग कितने दिख रहे हैं? 8। और मुझे बुलाने और कितने हैं? 2 ना, टोटल 3 बुलाने, जिसमें से एक गर्ल को तो ऑलरेडी बुला लिया है ना। तो सामने हमें 8 लोग दिख रहे हैं, है ना, और बुलाने हमें 2 और हैं। तो हमने 4C1 इंटू 8C2 कर दी, ठीक है ना। अब देखो, अब ये गलत है ना। और अगर मैं यही बोल के आगे बढ़ जाता तो आप में से 80-90% लोग समझते हैं ठीक तो है, सही सॉल्व किया, ठीक है ना। तो क्या गलत विजुअलाइज होगा? रुको, पहले उसका जवाब दें। हाँ, एक से ज़्यादा लड़कियां भी हो सकती हैं। तो हो गई ना। सोचो तो, मैंने यहाँ एक गर्ल को खड़ा कर दिया और अब मिक्स करके बुला रहा हूं, है ना। तो क्या होगा? अब मान लो यहाँ पे गर्ल है G1 और सामने बैठी है G2, G3, G4, है ना। तो अगर मैं 8C2 अप्लाई कर रहा हूं तो उसमें कभी ऐसा भी तो होगा कि G2, G3 आएगी, क्योंकि मिक्स करके बुला रहे हैं, है ना। मैं कहता हूं, अगर मैं गलत नहीं बोलता ना और मैं बोलता नहीं यही तरीका है, तो मेजॉरिटी कन्विंस्ड होती, है ना। सोच के देखो, ठीक है। तो गलत क्या है? ठीक है, तो हमने गलती कहां कर दी? 2 बार कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते। हाँ, 2 बार कॉम्बिनेशन। चुप रह, कुछ भी चुप रह, फालतू की बात। आपने एक गर्ल सेलेक्ट करी और फिर आपने उन जो मतलब जो 2 बच्ची उनको मिक्स कर दिया, हाँ, तो वो गलती। यहाँ गलती हो रही है। अब इसको मैं एक स्लोगन देता हूँ, है ना, खिचड़ी नहीं बनानी। क्या दिया? खिचड़ी नहीं बनानी, ठीक है ना। हमने क्या किया? पहले गर्ल्स बॉयज थे, हमने पहले कुछ गर्ल को बुलाया, बाकी गर्ल्स को बॉयज के साथ मिक्स कर दिया। ये मिक्सचर नहीं करना, ठीक है ना। और फिर उस मिक्स्ड फॉर्म से वापस बुला रहा, ये हमेशा रिपीट होगा। और ये इतनी पावरफुल बात है कि आप 10 बार गलती कर रहे होंगे, शायद 10 बार यही रिस्पॉन्सिबल हो। इक्का दुक्का आगे और भी चीज़ है। तो जब भी मेरे पास आओगे कि सर ये तो ऐसे क्यों नहीं हुआ, मैं बोला देखो खिचड़ी बना दी तुमने, ये इतनी डेंजरस चीज़ है, ठीक है ना। तो गलती क्या की हमने गर्ल्स को चुना, कुछ गर्ल्स को, फिर रिमेनिंग गर्ल्स को बॉयज से मिक्स किया, और उस मिक्स्ड फॉर्मेट से भी वापस हम चुन रहे हैं। तो वो टर्न बाय टर्न होता है ना। इनटू का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियस। तो वो टर्न बाय टर्न होता है। अब इसको विजुअलाइज करो। तो ये अपने आप से रिक्वेस्ट करना है, प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूं, समझो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, है ना, वो हर साल होता है ना। अच्छा, अभी हम इसको लाइटली ले रहे होते हैं, और जो मेरी बात यहां समझ जाओगे फिर वो खुश रहोगे, ठीक है ना। गलती क्या हुई सोचो, पहले गलती समझाता हूं कि मान लो G1, G2, G3, G4 और B1, B2, B3, B4 और B5, ठीक है। तो हमें 3 जनों को बुलाना था, ठीक है ना। ये 3 का कॉम्बिनेशन है। तो हमने क्या अप्लाई किया? 4C1। तो जरा सोचो तो 4C1 का मतलब क्या होता है? 4C1 का मतलब क्या होता है? मान लो ये गोला अपना प्लेटफॉर्म डिनोट कर रहा है। 4C1 का मतलब क्या होता है? टर्न बाय टर्न, कभी तो G1 आएगी, कभी G2 आएगी, कभी G3 आएगी, कभी, यस और नो? 4C1 का ही तो मतलब है, टर्न बाय टर्न, ठीक है ना। अब आपने क्या करा? मान लो G1 को बुला लिया और फिर खिचड़ी बना दी इन 8 की, और उन 8 से आप 2 और बुला रहे हो। तो सोच के देखो, कभी ऐसा होगा कि इन 8 से जब 2 बुलाओगे तो आप G2 और B3 बुला रहे होगे। कभी ऐसा भी तो होगा कि आपने पहले G2 को बुला लिया है और रिमेनिंग 8 से जब 8C2 लगाओगे तो आपने G1 और B3 को बुला लिया। तो आपने क्या करा? कॉम्बिनेशंस रिपीट करा दिए, है ना। अच्छा, इस पचड़े में भी हम यहां नहीं पढ़ रहे कि कितनी बार रिपीट हो रहा है, मतलब ही नहीं, ये करना ही नहीं है,
मतलब अगर दो कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ बॉय गर्ल है, तो गर्ल गर्ल से चुनी जाएगी, बॉयज बॉयज से चुने जाएंगे, कोई मिक्सचर नहीं। मिक्सचर किए मतलब गलती हो, ठीक है ना। तो अब आपको सबसे पहले तो यहाँ पे सेकंड के लिए, ये अपने पास आंसर है फर्स्ट का, सेकंड के लिए क्या हुआ, आपको एक पुराना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखता हूँ। हाँ नहीं मैं रुको, टोटल फोटल नहीं, पहले समझो। 9C3 का एक फील था जिस पे हमने न जाने कितने क्वेश्चन निपटा दिए, है ना। याद आया? क्या है 9C3 को हम क्या कह सकते हैं, 0 बॉयज, 5 बॉयज और 4 गर्ल्स के रेफरेंस में क्या होगा, वो जो 3 की टीम आप बना रहे हो उसमें क्या हो रहा है, 0 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, और 1 बॉय एंड 2 गर्ल्स, और 2 बॉयज एंड 1 गर्ल, और 3 बॉयज एंड 0 गर्ल्स। बोलो ना, इतना गंभीर हो कि क्या देख रहे हो, है ना। बाइनोमियल में हमने न जाने कितने अच्छे इस क्वेश्चन इससे कर लिए, ठीक है ना। तो अगर आपके पास ये क्लैरिटी है तो गलती होने के चांस नहीं, है ना। क्या, क्यों, इसमें क्या हो रहा है, बॉय से बॉय को बुला रहे हो, गर्ल से गर्ल को, कोई मिक्सचर नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो अब आपको इस क्वेश्चन में चाहिए क्या, तो क्वेश्चन में चाहिए कम से कम एक गर्ल। तो कम से कम एक गर्ल मतलब क्या हुआ, जरा देखो ये सिनेरियो। तो जब आपको एनसीआर की क्लैरिटी है इस रेफरेंस में, दो कैटेगरी की चीजों के रेफरेंस में, तो आपको वहां हमेशा कंपैरिजन दिखेगा कि सीधा सोचना आसान है या रिवर्स सोचना आसान है। डेटा छोटा है तो फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे यहां पर क्या होगा, आंसर को आप दो तरीके से लिख सकते हो। एक तो लिखोगे क्या, सीधा सीधा 5C0 इंटू 4C3 प्लस 5C1 इंटू 4C2 प्लस 5C2 इंटू 4C1, या फिर आप इसी आंसर को लिख सकते हो 9C3 माइनस 5C3 इंटू 4C0, ठीक है। तो यहां पे हमने एक स्लोगन लिया, क्या, खिचड़ी नहीं बनाना, है ना। मतलब मिक्सचर की बात हो रही, जो कभी भी दो कैटेगरी की चीजें हैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकते कि एक कैटेगरी से पार्शियली उठाया, फिर उसकी रिमेनिंग चीज़ों को दूसरी कैटेगरी के साथ मिक्स कर दिया और फिर उससे भी पिक कर रहे। तो हमेशा वो टर्न बाय टर्न रोटेशन में रिपीट हो जाएगी, ठीक है ना। अब दूसरा स्लोगन दे रहा हूं, है ना, टुकड़े नहीं करने। दूसरा स्लोगन दे रहा हूं, टुकड़े नहीं करने। अब इसको भी समझो, मतलब ये भी ठीक ठाक पावरफुल है, फर्स्ट वाला तो सुपर पावरफुल है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि ये आप 10 लोग हो और मुझे 4 जनों की एक कमेटी बनानी है, ठीक है ना, मुझे 4 जनों की एक कमेटी बनानी है, ठीक है। तो कायदे से तो आंसर होना चाहिए था 10C4, बोलो। अब आप में से किसी ने सोचा कि नहीं सर एक काम करते हैं ना, 4 लोगों को बुलाना ही तो है, तो पहले एक काम करते हैं 10 में से किसी एक को बुला लेते हैं, ठीक है। अब वहां 10 में से एक को बुला लिया 10C1 से, है ना, और वहां बैठे हुए कितने लोग हैं, 9, और हमने कहा ठीक है अब बाकी में से 3 को बुला लेते हैं, तो 9C3, है ना। तो अपने मन में फीलिंग क्या आ रही है, अल्टीमेटली 4 लोग तो आ गए, है ना, लेकिन ये गड़बड़ हो गया। कितने लोग एक बार में बात समझ गए, क्या हुआ आपको। अब मान लो कि कभी पहली बार में यहां ए है, बोलो, कभी पहली बार में यहां ए है और रिमेनिंग से बी सी डी है, तो कभी ऐसा भी तो होगा कि पहली बार में यहां बी है और रिमेनिंग से ए सी डी है, ये तो कॉम्बिनेशन रिपीट होगी। आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो गलती कहां हुई, हमें बुलाने 4 थे, हमने उन 4 के क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए। इनफैक्ट एक मजेदार बात बताता हूं कि आप यहां पे आपको 4 बुलाने थे,
आपने एक फंडा लगाया कि सर एक काम करते हैं 10C1 इंटू 9C1 इंटू 8C1 इंटू 7C1, बुलाए 4 लोग। लेकिन देखो आपने यहां कमिटी नहीं बनाई, आपने यहां लाइन बना दी, क्योंकि वो तो टर्न बाई टर्न रोटेट हो रहा है। मतलब आपने एक ही सिलेक्शन को कितनी बार गिन लिया, 4 फैक्टोरियल टाइम, है ना। तो गलती कहां हो रही है इन सब चीजों में, आपको बुलाने 4 थे, आपने उन 4 को टुकड़ों में बांट दिया, ठीक है ना। तो 2 स्लोगन क्या क्या, खिचड़ी नहीं बनानी और टुकड़े नहीं करने। टुकड़े नहीं करने का फील क्या है, जितने बुलाने हैं उस पर इंटैक्ट रहो, जहां उसका टुकड़ा किया बिगड़ जाएगा मामला, तुरंत रिपीट हो जाएगी चीज, ठीक है। चलो अब इसके बाद अब देखो यहां से जो भी अभी तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए उससे और थोड़ा अब लेवल को अप करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, देयर आर 9 पर्सन्स A1 से लेकर A9 तक। अब कह रहा है अ कमिटी ऑफ 5 पर्सन्स इज टू बी चोजन इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन सच दैट, अब इसमें फर्स्ट का आंसर लिखते हैं। फर्स्ट कह रहा है A1 A2 विल नॉट सॉल्व इन द सेम कमिटी। मतलब ऐसे केस में 2 तरह से ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं, 2 लोगों में कट्टर दुश्मनी और 2 लोगों में पक्की दोस्ती, ठीक है ना। तो ये कौन सा केस है, कट्टर दुश्मनी। कह रहे नहीं साथ नहीं आए, कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर अच्छा घर पे जब आज रिवाइज करेंगे तुरंत माइंड में वो सिनेरियो ले आओ कि ठीक है 9 लोग हैं और प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म मीन जिनको हम बुला रहे हैं, इससे बढ़िया तरीका हो ही नहीं सकता, कितना भी टफ होगा रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि A1 A2 विल नॉट सर्व इन द सेम कमिटी। बहुत ध्यान से, तो हुआ क्या, 3 बातें यहां निकल के आ रही है ना। या तो A1 यहां चल के आ गया तो A2 उधर साइड खड़ा है, बोलो। या फिर A2 यहां चल के आ गया तो A1 उधर साइड खड़ा है। या फिर इरिटेट हो गए लोगों ने, दोनों को निकाल दिया भाग, है तो दोनों उधर साइड खड़ा है ना। तो फिर बाकी से आएंगे। तो आप अगर यहां बात समझ रहे हैं तो क्या होगा, जब A1 इंक्लूडेड A2 एक्सक्लूडेड, क्या हो गया। तो अब आप सोचो, समझना ध्यान से, एक बंदा प्लेटफॉर्म पर है ना, एक बंदा प्लेटफॉर्म पर है, एक बंदा साइड खड़ा है। बुलाने हमें टोटल कितने थे, हमें टोटल ऐसे 5 लोग चाहिए थे। तो अब अगर आपने इस गोले के अंदर A1 को रख दिया तो A2 साइड खड़ा हो गया, है ना। तो बुलाने और कितने हैं, 4, और सामने दिख रहे कितने, 7। तो ये हो गया 7C4। इसको हम क्या बोलेंगे, A1 इंक्लूडेड A2 एक्सक्लूडेड, और मतलब प्लस, ठीक है। अब इस बार A2 यहां खड़ा है, A1 भागा हुआ है ना। तो ये वंस अगेन इसको हम क्या बोलेंगे, A2 इंक्लूडेड और A1 एक्सक्लूडेड, ठीक है ना। और इसके साथ फिर अब जबकि दोनों ही साइड है, तो अगर A1 A2 दोनों को निकाल दिया तो सामने तो 7 दिख रहा है, बुलाना कितना है, 5। तो आपने कहा 7C5, और ये कब हो रहा है, A1 A2 बोथ एक्सक्लूडेड, बट अब इसका अपने पास और बेहतर तरीका मौजूद है। मतलब इसी को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, जो प्रेफरेबल होगा वो क्या, कि मैं सबसे पहले तो 9C5 लगा देता हूं, और इसमें से वो तरीके घटा देता हूं जब A1 A2 दोनों शामिल हैं। यही वाला तो नहीं चाहिए। तो सोचो अगर यहां प्लेटफॉर्म पे A1 A2 दोनों आके खड़े हैं, अब बुलाने हमें 5 थे, ये दोनों आके खड़े हैं, तो सामने बच्चे लोग 7 और बुलाने कितने हैं, 3, है ना। तो आप क्या बोलोगे, 7C3। तो ये प्रेफरेबल है। क्या होगा यहां पर, इसको क्या बोलोगे, इसमें क्या बोल रहे हो आप, A1 A2 बोथ इंक्लूडेड। तो हमने फर्स्ट के दोनों
तरीके देखे, लेकिन प्रेफरेबल अब के बाद होगा सेकंड वाला मेथड। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो A1 A2 विल सर्व टुगेदर और नॉट एट ऑल, तो कट्टर दुश्मनी, तो कट्टर दुश्मनी तो लल्लू चीज हो गया, है ना? हाँ अच्छा सॉरी, हाँ पक्की दोस्ती, है ना? या तो दोनों साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, ठीक है ना? तो हुआ क्या कि जब दोनों साथ आएंगे, तो दोनों साथ आएंगे तो 7C3, या फिर दोनों निकल लिए, है ना? 7C5। तो इसको आप क्या बोलोगे? A1 A2 बोथ इंक्लूडेड, और इसको आप क्या बोलोगे? A1 A2 बोथ एक्सक्लूडेड, बोथ एक्सक्लूडेड, ठीक है ना? फिर तीसरा वाला पार्ट, नहीं वही उसी को यहाँ नीचे खींचा हुआ है। A1 A2 विल सर्व टुगेदर और नॉट एट ऑल, एंड A3 A4 विल नॉट सर्व इन द सेम, वही चीज को यहाँ कॉपी किया हुआ है, ठीक है ना? अब देखो ये सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? अब देखो क्या यहां पे दो रेस्ट्रिक्शन एक साथ आ गए, है ना? कि भाई A1 A2 में पक्की दोस्ती, A3 A4 में कट्टर दुश्मनी, ठीक है ना? तो यहां पर इसको कैसे सोचा जाए, एक बार मैं यहां पॉज लेता हूं, चलो एक बार मैं ये समझाता हूं। देखो इसमें मैंने क्या किया, रिकॉर्डिंग पॉज था तो एक बार वापस बोल देता हूं। कह रहा है, बात नहीं, कह रहा है A1 A2 विल सर्व टुगेदर और नॉट एट ऑल, एंड A3 A4 विल नॉट सर्व इन द सेम कमिटी। तो हमने इसका रास्ता क्या निकाला, ध्यान दो, दो केस बना लिए। एक वो केस जब A1 A2 इंक्लूडेड है, एक वो केस जब A1 A2 एक्सक्लूडेड है। अब इसमें हमने दिमाग क्या लगाया, हमने जब A1 A2 इंक्लूडेड है तो टोटल वेज निकाल लिए 7C3, है ना? और इसमें से अनवांटेड वेज क्या है कि अपने इस कॉम्बिनेशन में A1 A2 तो है, उसके साथ A3 A4 भी आ जाए। तो आप सोचो फिर खाली जगह बचे एक, और वहां लोग कितने बचे? 5। तो ऐसे टोटल तरीके अपने निकले 5C1, इसमें से घटाया तो एक पार्ट अपना टैकल हो गया। फिर दूसरे के लिए क्या किया, जब A1 A2 साइड में खड़े हैं तो टोटल वेज हो गए 7C5। अब इसमें से फिर से हम अनवांटेड वेज हटाते हैं, तो हमने क्या करा, वो तरीके जब A1 A2 तो साइड है और A3 A4 अंदर बैठे हैं, इनको निकाल लिया। तो उसके लिए सोचो अपने पास प्लेसेस 3 है और ऑप्शन बचे हैं 5, तो 5C3 घटा दिया, ठीक है? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फिर से एक बार देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अरे फोकस्ड हो, ठीक है ना? फाइंड द नंबर ऑफ वेज, सुनो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग अ कमिटी ऑफ 2 women and 3 men from 5 women and 6 men, ठीक है ना? अब अगर इसके आंसर की बात करें तो जरा सोचो क्या है, अपने पास 5 तो फीमेल्स है ना? 5 फीमेल्स है और 6 मेल्स है ना? 6 मेल्स है ना? अब कह रहा है क्या कि कितने तरीके से हम एक कमिटी बना सकते हैं जिसमें 2 फीमेल्स हो और 3 मेल्स हो। तो आपको यहां से 2 फीमेल्स चाहिए और 3 मेल्स चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। यहां पे क्या होगा आंसर, 5C2 इंटू 6C3, दिस इज द आंसर, ठीक है ना? अब इसका एक पार्ट भी है इस क्वेश्चन का। क्या पार्ट है कि व्हाट इज द आंसर व्हेन मिस्टर ए रिफ्यूजेस टू सर्व ऑन द कमिटी इफ मिस्टर बी इज अ मेंबर। मतलब दुश्मनी, है ना? क्या कह रहा है कि भाई अगर बी है तो ए कह रहा है मैं नहीं हूंगा, है ना? अब बी कह रहा है कि मिस्टर बी कैन ओनली सर्व इफ मिस सी इज द मेंबर ऑफ द कमिटी। रुकना मतलब समझाता हूं, है ना? तो आप देखो इसमें सबसे काम की लाइन है, मिस सी को कुछ पता ही नहीं है ना? जो नखरे कर रहा है वो कौन कर रहा है? बी, है ना? तो बी क्या कह रहा है
कि भाई सी अगर कमिटी में है तो मुझे ऑप्शन रखना है ना, और नहीं तो मैं ऑप्शन भी नहीं हूं। हरी बात समझे? मतलब सी का बी से कोई लेना देना नहीं है। सी के लिए बी रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है कि सी को कंसीडर कर रहे हो तो फिर मुझे कंसीडर करना, नहीं तो मुझे तो छोड़ो, ठीक है ना। तो अब इसमें सबसे पहले हमें देखो, तो सबसे पहले तो हमें सोचना होगा कि किसके थ्रू सोचना सबसे आसान है। जवाब दो। सबसे आसान है सी के थ्रू, है ना, क्योंकि सी की वजह से ही बी का डिसीजन है ना। तो तुरंत हमने यहां पे दो चीजें कर दी। क्या? सी इंक्लूडेड, सी एक्सक्लूडेड। अब सुना मेरी बात, फोकस्ड एकदम। बेसिकली सी और उसके साथ एक और इधर 3 प्लेसेस, और इधर 3 प्लेसेस, और सी ने कहा कि मैं नहीं। तो सी इंक्लूडेड, सी एक्सक्लूडेड। अरे फोकस हो, देखो, है ना। तो अब इसमें हम इसको कैसे टैकल करेंगे? तो अब अच्छा, कट्टर दुश्मनी को हमेशा सबसे अच्छा क्या होगा करना? टोटल में से दोनों को साथ रख के हटा दो, ये बेस्ट है, ठीक है ना। अब सीधा चलोगे तो केसेस बन जाते हैं, 3 होंगे, है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, हम यहां ये टोटल तरीके निकालते हैं। तो टोटल तरीके में जरा सोचो तो आपके पास फीमेल्स है 5 और सी ऑलरेडी आके बैठ चुकी है, तो अब फीमेल्स बची कितनी? 4, और बुलानी और कितनी है? 1। तो हमने यहां पर देखो 4C1 एंड, ठीक है, 6C3, ये हो गए टोटल, है ना। अब इस टोटल में अनवांटेड क्या है वो देखो। तो टोटल में, रुको ना, टोटल में अनवांटेड का सिनेरियो ये है कि सी के साथ कोई और ए और बी, यही तो नहीं चाहिए, है ना। तो अगर आप बात समझ रहे हैं यहां पे कि ये नहीं चाहिए, तो यहां पर अगर आप बात समझ रहे हैं कि ये नहीं चाहिए, तो यहां पर क्या होगा जरा देखो। तो यहां पर 4C1 है ना, और इनटू क्या, अपने पास वहां लोग कितने बच्चे? 4, मेल 4, और बुलाने कितने? 1। तो आप क्या बोलोगे? 4C। इसको ऐसा भी कर सकते थे कि 4C1 ब्रैकेट ले लो और उसके साथ 6C3 माइनस 4C1, बात तो एक ही, ठीक है। अब ये कौन सा हमने काम निपटाया? जब सी है ना। अब आते हैं जब सी नहीं है ना। तो सी नहीं है तो झंझट ही खत्म। तो सी नहीं है तो तुरंत बी ने कहा कि भाई हम भी नहीं है, और जब सी और बी दोनों ही नहीं है तो कुल ए के लिए कोई लफड़ा रहा ही नहीं। तो अब तो ये नॉर्मल सिलेक्शन हो गया कि अपने पास वहां फीमेल्स कितनी बची? 4, मेल्स कितने बचे? 5, क्योंकि बी गायब है ना। फीमेल्स 4, मेल्स 5। तो आप यहां सीधा क्या बोलोगे? 4C2 इंटू 5C3, ठीक है। अभी क्लास है क्या इसके बाद? चलो तो फिर आज के लिए तो